स्टूडेंट्स, तो हम इस क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 13 जो कि है साउंड, उसके फर्स्ट पार्ट को हम कवर कर चुके हैं। सेकंड पार्ट में हम ये चैप्टर ख़त्म करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। दैट इज़ 13.4 सेगमेंट हमारा चल रहा है। वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। तो हमें साउंड कैसे सुनाई देती है? अपने कानों के थ्रू। द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज़ लाइक अ फनल। ठीक है, तो एक फनल की तरह हमारे कान का भारी हिस्सा दिखता है। जब साउंड उसके अंदर जाती है तो वो एक कैनाल जैसी मतलब एक अंदर सुरंग टाइप होती है, जैसे एक छोटी सी, उसके थ्रू होके जाती है। एंड ऑफ विच देयर इज़ अ थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। और जब वो उसके एंड तक पहुंचती है तो वहाँ पर एक पतली सी खिंची हुई एक मेम्ब्रेन टाइप होती है और उसको ईयर ड्रम बोलते हैं। ठीक है, इट परफॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। इसको समझने के लिए कि ईयर ड्रम करता क्या है, अब आपको एक टिन कैन का मॉडल लेना पड़ेगा। देखिए, आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। एक प्लास्टिक या टिन का कैन लीजिए, तो इसके एंड्स को आप काट दीजिए। ठीक है, स्ट्रेच अ पीस ऑफ रबर बलून अक्रॉस वन एंड एंड कैन फास्टन इट विद रबर बैंड। ठीक है, क्या करा आपने? एक रबर बैंड लेके बांध दिया एक एंड पर। तो अब क्या करेंगे आप? पुट 4 और 5 ग्रेन्स ऑफ ड्राई सीरियल ऑन द स्ट्रेच रबर। तो आप क्या करेंगे? कुछ अनाज के दाने डालेंगे आप उस खींची हुई रबड़ पर। नाउ आस्क योर फ्रेंड टू स्पीक हुर्रे हुर्रे हुर्रे। ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड को ये बोलने के लिए बोलिए फ्रॉम द ओपन एंड से। तो ऑब्जर्व करिए क्या होता है ग्रेन पर। जब वाई डू द ग्रेन्स जंप डाउन, तो जैसे उसने नीचे से बोला हुर्रे हुर्रे, तो ऊपर आपने डाला, ऊपर जो ग्रेन थे वो क्या हुए? ऊपर उछलने लग गए। तो ये सब साउंड की वजह से ही हुआ। तो ये ईयर ड्रम का एक्शन होता है आपके कान में। ईयर ड्रम भी एक स्ट्रेच रबर शीट की तरह है। साउंड वाइब्रेशंस मेक द ईयर ड्रम। देखिए, इसके अंदर रबड़ की शीट ये येलो वाली थी, ये रबड़ आपने ऊपर कवर कर दी है। तो आपका क्या होता है? तो आपका ईयर ड्रम भी ऐसा ही होता है, वाइब्रेट करता है। ईयर ड्रम क्या करता है? वाइब्रेशंस भेजता है आपके इनर ईयर में, अंदर का कान का जो पार्ट है उसमें। वहाँ से जो सिग्नल्स है वो आपके ब्रेन पर जाते हैं और इसी तरीके से हम सुनते हैं। ठीक है, ये क्या है? हमारा इनर ईयर, ये वाला पार्ट इनर ईयर है, और ईयर ड्रम हमारा ये पार्ट है जो रबड़ की तरह था हमारे एग्जाम्पल में। तो यू मस्ट नेवर पुट ए शार्प पॉइंटेड। आपको एक कॉशन भी है कि आप अपने कान में कोई भी शार्प चीज़ ना डालें, इससे क्या आपका ईयर ड्रम फट सकता है ना। जैसे रबड़ में भी हम कुछ चीज़ पिन वगैरह घुसाएंगे तो फट सकती थी वो, तो इसी तरीके से ईयर ड्रम भी बहुत सेंसिटिव होता है। डैमेज ईयर ड्रम कैन इम्पेयर हियरिंग। तो अगर आपका ईयर ड्रम डैमेज हो गया तो आपको सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है। अब एक और कॉन्सेप्ट है 13.5, दैट इज़ एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है वाइब्रेशंस की। तो हमने जो टू एंड फ्रो मोशन जो हमने पेंडुलम का पढ़ा था, यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके ऐसे जो मोशन हो रही थी, इसको हम वाइब्रेशन बोलते थे। और ये एक ऑसिलेटरी मोशन भी था, क्योंकि ऑसिलेशन बोलते हैं इसे, ऑसिलेशंस कर रहा था। तो हमने पहले की क्लासेस में ऑसिलेटरी मोशंस पढ़ा है, और टाइम पीरियड भी, कितने टाइम में एक ऑसिलेशन कंप्लीट करते हैं यहाँ से वहाँ आने में, यहाँ मेन मिडिल पॉइंट पे आने में कितना टाइम कवर करता है, दैट इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस कर पाए, ठीक है, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्स यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं। इसकी सिंबल ये HZ है, H कैपिटल Z छोटा। एंड ए फ्रिक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी किसको हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे? एक सेकेंड में एक ऑसिलेशन अगर होती है तो उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज। तो इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट 20 टाइम्स इन 1 सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 20 हर्ट्ज। ठीक है, तो यू कैन रिकग्नाइज मैनी फेमिलियर साउंड्स विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट्स। आपको क्या होगा? आपकी कई बार ऐसा होता है कि आपको ऑब्जेक्ट तो नहीं दिख रहा होता, आपको बहुत आवाज़ सुनाई दे रही होती है उसकी। तो ऐसा कैसे होता है? ये जो साउंड है ये डिफरेंट हो सकती हैं, डिफरेंट टू इनेबल यू रिकग्नाइज। कई बार ऐसा होता है कि दूर से आवाज़ कुछ और आ रही है पर पास आने पर कुछ और सुनाई देती है, रिकग्नाइज हम उसे अच्छे से नहीं कर पाते। क्या आपने सोचा है कि जो किस वजह से ऐसा होता है कि हमें वो डिफरेंट लगती हैं? तो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी की वजह से, ये जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं ये किसी साउंड को डिफरेंट बनाती है। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं साउंड को इनके बेसिस पे। अब जैसे लाउडनेस एंड पिच एक्टिविटी देखिए। एक मेटेलिक टम्बलर लीजिए और टेबल स्पून लीजिए, और टेबल स्पून को मेटेलिक टम्बलर पर एक ब्रिम के थ्रू टम्बलर पे स्ट्राइक कीजिए। क्या होगा?
देखिए हियर द साउंड प्रोड्यूस, आपको जो साउंड सुनाई देगी उसे सुनिए। नाउ बैंग द स्पून ऑन द टम्बलर एंड हियर द साउंड प्रोड्यूस्ड अगेन, और फिर दोबारा से बैंग कीजिए और दोबारा से सुनिए। क्या साउंड लाउडर है जब टम्बलर को हमने हार्ड स्ट्रक किया, और फिर एक स्मॉल थर्मोकोल बॉल को हम लटका देंगे रिम पर और टम्बलर से, ठीक है, वाइब्रेट द टम्बलर बाय स्ट्राइकिंग इट, और फिर टम्बलर को हम उससे टकरा के हिलाएंगे। अब देखिए जो बॉल है कितनी दूर तक डिस्प्लेस हुई, जो डिस्प्लेसमेंट है यानी कितनी दूर वो खिसक गई, वो उसके एम्पलीट्यूड की मेज़रमेंट है कि वाइब्रेशन कितनी की। अब स्ट्राइक करें टम्बलर को जेंटली और फिर थोड़ा सा तेज़, तो कंपेयर कीजिए एम्पलीट्यूड्स दोनों की वाइब्रेशंस का कितना आता है, दोनों ही केसेस में अलग अलग आता है। तो लाउडनेस जो साउंड की है वो प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, ये आपका एक तरीके का डेफिनेशन है या रिलेशन है एम्पलीट्यूड का और लाउडनेस का। तो लाउडनेस किस पे डिपेंड करेगी, दैट इज़ लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एम्पलीट्यूड बिकम्स ट्वाइस तो लाउडनेस इंक्रीजेज बाय 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 4 होता है। तो लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड डेसिबल। तो लाउडनेस मतलब किसी साउंड के जो लाउडनेस कितनी लाउड है तो हम बता सकते हैं डेसिबल में, तो इतने जितने ज़्यादा डेसिबल उतनी लाउड साउंड है। तो फॉलोइंग टेबल जो हमको आगे दी हुई है, नॉर्मल ब्रीथिंग की 10 डेसिबल साउंड होती है, सॉफ्ट विस्पर की 30, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन की 60, बिजी ट्रैफिक की 70 और एवरेज फैक्ट्री की 80 डेसिबल तक साउंड होती है। 80 डेसिबल की जो नॉइज़ अगर आने लग जाए हमारे को तो हमको थोड़ा प्रॉब्लम होने लग जाती है, हम उतना सहन नहीं कर पाते। तो लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड। जब एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज, जब एम्पलीट्यूड वाइब्रेशंस का थोड़ा लार्ज हो जाता है तो क्या होता है, साउंड हमारी क्या होती है, लाउड जाती है, ठीक है। ये देखिए ये जैसे लाउड होगा तो हमारी साउंड लाउड, और अगर ऐसे ऐसे हुआ, ठीक है, एम्पलीट्यूड हमारा कम है यानी कि गैप कम है तो हमारा साउंड जो है वो धीमी होगी, ठीक है। समझ में आ गया आपको दोनों का मतलब कि एम्पलीट्यूड होता क्या है। कंपेयर करिए साउंड एक बेबी की और एडल्ट की, दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों साउंड्स इक्वली लाउड नहीं है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है डिटरमाइन करती है श्रिलनेस एंड पिच। जितनी ज़्यादा ये वेव्स बन रही है ना उतनी फ्रीक्वेंसी है, और जितनी नंबर्स में कम ये वेव्स बन रही हैं दैट इज़ कम फ्रीक्वेंसी। तो जितनी ज़्यादा ये हमारी वाइब्रेशंस बनेंगी उतनी ज़्यादा श्रिलनेस, हमारी पिच साउंड की थोड़ी तीखी होगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज वाइब्रेशन इज हायर, वी से दैट द साउंड इज श्रिल एंड हैज़ अ हायर पिच। अगर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन इज लोअर तो हम कहते हैं कि लोअर पिच में है। फॉर एग्जांपल ड्रम वाइब्रेट करता है लो फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, उसके ये कम बनते हैं, ये जो वाइब्रेशंस है ये कम बनती हैं, इसलिए ये लो पिच की साउंड क्रिएट करता है। दूसरी तरफ अगर हम विसल बजाते हैं तो तीखी सी आवाज़ आती है हमको, उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, तो उसमें साउंड जो है हाई पिच की होती है। बर्ड क्या करती है, हाई पिच साउंड्स क्रिएट करती है। लायन जो होता है लो पिच रोर करता है, मोटी आवाज़, मोटी और पतली आवाज़ से आप पहचान कर सकते हैं। हाउएवर द रोर ऑफ द लायन इज़ वेरी लाउड वाइल द साउंड ऑफ द बर्ड इज़ क्वाइट फीबल, ठीक है। दोनों का ये डिफरेंस भी है, वो एम्पलीट्यूड की वजह से है, ठीक है। एम्पलीट्यूड की वजह से तेज़ और धीमा, लेकिन तीखा और मोटा वो वाइब्रेशंस की वजह से, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है। तो एवरी डे यू हेयर द वॉइसेस ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, तो आपको बच्चे और बड़े की आवाज़ रोज़ सुनते हो, क्या आपको कोई डिफरेंस समझ में आता है? क्या आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी जो वॉइस की है चाइल्ड की हायर देन द, ठीक है, थोड़ी तीखी होती है ना बच्चे की आवाज़, तो उसकी फ्रीक्वेंसी आवाज़ की जाने यानी कि ज़्यादा है, एडल्ट की कम है। और वॉइस जो वूमन की होती है वो हाई फ्रीक्वेंसी की होती है, ठीक है, वो इसी वजह से होती है, तो इसी वजह से उनकी आवाज़ थोड़ी तीखी होती है। अब है कुछ साउंड ऐसे होती है जो हम सुन पाते हैं और कुछ ऐसी होती है जो हम सुन नहीं पाते, ऑडिबल एंड इनऑडिबल। तो यू नो दैट वी नीड अ वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। अब आपको ये बात तो पता चल चुकी है कि साउंड प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या कुछ वाइब्रेट करने वाली चीज़ चाहिए। तो आपको सब वाइब्रेटिंग बॉडी की क्या आवाज़ सुनाई दे जाती है, ऐसा नहीं है। फैक्ट ये है कि जो 20 वाइब्रेशन से कम वाइब्रेशंस करती हैं बॉडीज़, उनकी आवाज़ हम ह्यूमन नहीं सुन सकते, ठीक है। हम उसको इनऑडिबल वॉइसेस बोलते हैं, साउंड कहते हैं। दूसरी साइड हायर साइड पे अगर देखा जाए तो 20,000 से ज़्यादा किसी ने वाइब्रेशन कर ली 1 सेकंड में किसी चीज़ ने, तो वो भी हम नहीं सुन सकते, ना तो कम सुन सकते 20 से कम, ना 20,000 से ज़्यादा।
तो इसलिए ह्यूमन ईयर की कैपेसिटी है, इसकी रेंज है 20 से 20,000 हर्ट्ज़ तक। ये फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने बताया था वो यूज़ होता है हर्ट्ज़। कुछ एनिमल्स 20,000 हर्ट्ज़ से भी ज़्यादा ऊपर की फ्रीक्वेंसी सुन लेते हैं, ठीक है, जैसे डॉग्स के अंदर ये एबिलिटी होती है। पुलिस भी हायर फ्रीक्वेंसी विसल्स को यूज़ कर सकती है, जो कि डॉग्स सुनते हैं लेकिन ह्यूमंस नहीं सुन सकते। अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो भी फेमिलियर हमारे लिए हैं, जो कि इन्वेस्टिगेट करते हैं वो मेडिकल प्रॉब्लम्स को अल्ट्रासाउंड के थ्रू। अंदर क्या होता है, वो 20,000 से ज़्यादा हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। अब क्या है, नॉइज़ एंड म्यूज़िक जो हम सुनते हैं कई बार वो हमारे लिए नॉइज़ बन जाता है। कैसे बन जाता है, देखते हैं। हम डिफरेंट टाइप के साउंड सुनते हैं। कुछ साउंड हमेशा अच्छी लगती है हमें, और कुछ साउंड्स कई बार हमें बहुत परेशानी क्रिएट करती हैं, बहुत तेज़ आ रही होती है, हमारे दिमाग पे लग रही होती है, ठीक है, ऐसा लगता है कि सर दर्द हो गया। कुछ साउंड्स बहुत प्लीजेंट होती हैं और कुछ नहीं। तो सपोज़ करिए कि आपके घर के आसपास कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, ठीक है, तो किस जो साउंड आएगी वो कंस्ट्रक्शन की, क्या वो प्लीजिंग होगी? जी, हथौड़ा मार रहा है कोई, अजीब सी कोई मशीन चल रही है, ठीक है, तो आप इंजॉय करते हो क्या उस साउंड को? नहीं ना। और जो हॉर्न्स बजते हैं बसेस ट्रक्स के, वो भी अनप्लीजेंट होते हैं, इनको नॉइज़ बोलते हैं। तो क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स आपस में मैंने बात कर रहे होते हैं, तो ये साउंड भी हमको अनप्लीजेंट लगती है, ठीक है, तब तो टीचर बोलती है कि चुप हो जाओ। दूसरी तरफ क्या होता है कि हमें जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, म्यूज़िकल साउंड बहुत प्लीजिंग होती है। कुछ साउंड जो हारमोनियम जैसे बजाते हैं वो म्यूज़िकल साउंड है। स्ट्रिंग ऑफ सितार, ये भी एक म्यूज़िकल साउंड है। बट म्यूज़िकल साउंड अगर बहुत तेज़ हो जाए तो वो हमें मेलोडियस नहीं लगेगी, ये भी एक फैक्ट है। अब नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है? आपको पता है कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, अनवांटेड गैसेस पार्टिकल्स एयर में जब घुल जाते हैं तो एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। इसी तरीके से कुछ ज़्यादा ही अनवांटेड साउंड्स अगर एनवायरनमेंट में आ जाए तो नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो आप कुछ सोर्सेज बता सकते हैं नॉइज़ पोल्यूशन जो क्रिएट करते हैं। कुछ कॉजेज़ नॉइज़ पोल्यूशन के हैं, जैसे व्हीकल्स की साउंड, कुछ आसपास एक्सप्लोजन्स हो जाएँ, जैसे क्रैकर्स एक्सप्लोड होते हैं, मशीन्स, लाउड स्पीकर्स, इन सब की साउंड अनप्लीजेंट है, ये नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करती है। और क्या सोर्स है हमारे घर में जो कि नॉइज़ क्रिएट करते हैं, जैसे टेलीविज़न एंड ट्रांजिस्टर, रेडियो अगर हमने बहुत तेज़ आवाज़ में चला दी, या कुछ किचन अप्लायंसेस जैसे मिक्सी होती है और डेजर्ट कूलर्स होते हैं, तो एंड एयर कंडीशनर, ये सब क्या करते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब हम व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, क्या फ़र्क पड़ता है इससे? एक्सेसिव जब आपको नॉइज़ सुनाई देगी आपके आसपास तो उससे आपकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, ठीक है, आपको नींद नहीं आएगी, हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, एंग्जाइटी हो जाएगी, कुछ और हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है नॉइज़ पोल्यूशन से। एक पर्सन जो कि हमेशा ही तेज़ साउंड में रहता है कॉन्टीन्यूसली, उसको या परमानेंट, टेम्परेरी या परमानेंट कुछ साउंड सुनने में हियरिंग इम्पेयरमेंट आ सकती है, यानी कि उसके सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है। मेजर ऑफ लिमिट, अब नॉइज़ पोल्यूशन को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपने आसपास जो नॉइज़ की सोर्सेज हैं उनको कम रखना चाहिए। हाउ कैन दिस बी अचीव्ड? साइलेंसिंग डिवाइस क्या करते हैं, हमको जो क्राफ्ट इंजन्स होते हैं या ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में, इंडस्ट्रियल मशीन्स में कुछ साइलेंसर जैसे चीज़ें लगी होनी चाहिए जो साउंड को बाहर ना आने दे, ठीक है, या क्रिएट ना करें। क्रिएट तो खैर करेगा लेकिन बाहर ना आने दे। हाउ कैन द नॉइज़ पोल्यूशन भी कंट्रोल इन रेजिडेंशियल एरिया, लेकिन हमारे घरों के आसपास हम उसको कैसे कम कर सकते हैं? सारे नॉइज़ी ऑपरेशंस इस तरीके से होने चाहिए कि रेजिडेंशियल एरिया में नॉइज़ प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज़ घरों से दूर सेटअप होनी चाहिए, और ऑटोमोबाइल हॉर्न्स वो भी उनका यूज़ भी कम से कम, टीवी का यूज़ कम से कम साउंड पे, म्यूज़िक सिस्टम को उनको लो वॉल्यूम्स पे चलाना चाहिए। और ट्रीज़ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्लांट होंगे रोड्स पर या बिल्डिंग्स के चारों ओर, वो क्या करेंगे, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, उनके अंदर साउंड को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। तो जितनी भी अगर एक्स्ट्रा साउंड होगी तो ट्रीज़ क्या करेंगे, उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे और साउंड पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन कम होगा, ठीक है। हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है? ना सुनने की ताकत, मतलब सुनने की ताकत ना होना, सॉरी, टोटली हियरिंग इम्पेयरमेंट जो कि बहुत रेयर होती है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि जन्म से हो सकती है। पार्शियल डिसेबिलिटीज़ जनरली क्या होता है कि रिजल्ट ऑफ कोई बीमारी हो गई तो कुछ, कोई इंसान ऊंचा सुनता है, थोड़ा उसको सुनने में दिक्कत होती है, कोई इंजरी हो जाए या एज की वजह से। चिल्ड्रन जिनकी इम्पेयर्ड हियरिंग होती है उनको अच्छी केयर की ज़रूरत होती है, उनको कुछ साइन लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है। ऐसे चिल्ड्रन अच्छे साइन लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, बिकॉज स्पीच डेवलप्स एट द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द हियरिंग, क्योंकि बोलना भी वो तभी सीखेंगे जब वो सुनना उनको सुन पाएंगे। जैसे हम भी तो वही चीज़ें बोलते हैं ना जो हम सुन पाते हैं, उन्होंने तो कभी सुना ही नहीं कुछ, तो उन्हें क्या पता कोई चीज़ बोलनी कैसे है।
तो चाइल्ड जिसका हियरिंग लॉस होता है उसकी डिफेक्टिव स्पीच भी होती है, क्योंकि वो ढंग से सुन नहीं पाता, उसे कॉपी नहीं कर पाता, उसे फिर वो बोल भी नहीं पाता। लेकिन टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस जो है हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए, वो उन्होंने वही पॉसिबल कर दिया है कि कुछ उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके। सोसाइटी को भी लेकिन कंट्रीब्यूट करना चाहिए, एक ऐसा एनवायरनमेंट दे उनको, हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों को, कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सके, उनको मजाक ना उड़ाएं या उनको फ़न ना करें या उनको हेल्प करें, उनकी जिस तरह की भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं उनको हेल्प करें, उनको कम्युनिकेशन अच्छा बनाने के लिए, और उनको मोटिवेट भी करते रहें। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये साउंड वाला चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे और आप इसके क्वेश्चंस आंसर्स अब इजीली कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा वो भी बता सकते हैं। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में। ठीक है, थैंक यू सो मच।